हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने आप लोगों के लिए जो फिजिक्स की क्लासेज है उसकी सीरीज शुरू कर रखी थी और जिसकी हमारी अभी तक 7 क्लासेज हो गई है। आज हम 8वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी लोगों ने पीछे की सातों क्लासेज को बढ़िया तरीके से देख लिया होगा और इसके अंदर मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपने बढ़िया तरीके से रिवाइज भी कर लिया होगा। आज हमारी 8वीं क्लास शुरू होगी। और दूसरी बात यह है, अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से डायरेक्ट 8वीं क्लास पे आ गया है तो वो थोड़ा सा मेरे कहने पे कष्ट कर सकता है। कष्ट उसको ये करना पड़ेगा कि वो पहली क्लास से देख के आए। अगर आप पहली क्लास से आओगे फिर दूसरी पे, तो धीरे धीरे अगर आप 8वीं क्लास पे आओगे तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है, आपको जैसे पता है कि हमने ये वाली क्लासेज है वो मेन हमारा टारगेट है एनटीपीसी का एग्जाम। एनटीपीसी का एग्जाम, अब आपको पता है एनटीपीसी के एग्जाम में साइंस आपके ठीक नंबर की आती है। ठीक है। और साइंस का जो लेवल है वो भी थोड़ा ठीक आता है। तो हमारा मेन टारगेट एनटीपीसी का ही एग्जाम है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो और आप देने जाओ तो आपका साइंस का क्वेश्चन, अगर वहां पे फिजिक्स आती है तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, आपको आता हो, वो हमारी क्लास से ही आपका कवर हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट है वो एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा है या फिर कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो भी टेंशन ना ले। भी उसके एग्जाम में भी अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उसका बन जाएगा, क्वेश्चन आता होगा। ठीक है। ये इतना आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब चल रहे हैं भी आज की क्लास के अंदर हमें करना क्या है। पहली बात तो ये, आज की क्लास के अंदर हमें करना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब क्या है, न्यूटन भाई साहब ने क्या है गति के नियम दिए थे। न्यूटन भाई साहब ने क्या है गति के नियम दिए थे, तो इन्हीं गति के नियम को हमें क्या करना है, पढ़ना है। या फिर हिंदी में लिख दो, क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम। तो इनके बारे में हमें क्या है आज की क्लास में पढ़ना है। अब क्या है, न्यूटन साहब ने क्या है गति के नियम दिए थे। सबसे पहली बात तो यह है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है कि न्यूटन साहब ने जो गति के नियम दिए थे वो कौन सी बुक के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इनकी बुक थी, न्यूटन साहब की बुक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, हिंदी के अंदर भी इसको प्रिंसिपिया ही कहते हैं, प्रिंसिपिया। ठीक है। तो ये इनकी बुक थी प्रिंसिपिया। पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि न्यूटन साहब की बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। दूसरी बात यह है, ये गति के नियम थे वो कब दिए थे, ये दिए थे 1687 के अंदर। 1687 के अंदर। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी माइंड में रखना। ठीक है। तो यहां से आप 2 बातें माइंड के अंदर रखना। पहली बात तो है बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया है, और दूसरा है ये जो नियम दिए थे वो कब दिए थे, 1687 के अंदर दिए थे। दोनों की दोनों बात आप माइंड के अंदर पक्का रखना, पूछ सकता है। ठीक है। अब क्या है, न्यूटन भाई साहब ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन भाई साहब ने क्या है गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो हमें एक एक करके उन्हीं के बारे में बात करनी है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर क्या है, गति का पहला नियम। आज की क्लास भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को पूरा देखना भी कोशिश यही करना। ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, गैलीलियोज लॉ। गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं इसको। इसको हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अनिशिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अनिशिया।
हिंदी के अंदर जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोल सकते हैं, या तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या ऐसे भी आ सकता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का पहला नियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं गैलीलियोज लॉ, तो गैलीलियो के नाम से भी आता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अनिश्चय जड़त्व का नियम। तीनों एक ही है भी। ठीक है, तीनों नाम क्या है, ये फर्स्ट लॉ के हैं। न्यूटन के पहले नियम को 3 नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि यहां से गैलीलियो कैसे आ गया है। सबसे पहली बात तो यह है गैलीलियो था, उसका बहुत बड़ा योगदान था। किसके अंदर योगदान था, एक आपकी साइंस की ब्रांच होती है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर गैलीलियो का काफी योगदान था। तो ये मोशन चैप्टर वहीं से निकल के आया है हमारा, कहीं ना कहीं मैकेनिक्स जो ब्रांच होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। इसीलिए क्या है, इसकी मेन नींव गैलीलियो ने रखी थी। इसी चक्कर में क्या है, इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोल देते हैं इसको, किसको, पहले लॉ को। ठीक है, तो ये 3 नाम से जाना जाता है, या चौथा नाम बोल सकते हो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वो चारों एक ही बात है, ये है पहला नियम, नाम है ये और कुछ नहीं। अब चलते हैं कि पहला नियम भी था क्या। तो पहला नियम था क्या, इसके बारे में हमें बात करनी है कि न्यूटन का पहला नियम क्या था। अब मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कोई ए ऑब्जेक्ट है, ए कोई ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट लॉ के अंदर न्यूटन साहब ने क्या कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ठीक है, और मान लेते हैं दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, मोशन के अंदर है। ये आपका क्या है, मोशन के अंदर है, मतलब गति के अंदर है। अब क्या है, न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पे है और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में है, तो वो उसी सिचुएशन के अंदर, उसी स्टेट के अंदर रहना पसंद करेंगे। कब तक रहना पसंद करेंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए, तब तक क्या है, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। यही आपका क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जैसी स्टेट के अंदर है वो सेम स्टेट में रहना चाहेगा। कब तक रहना चाहेगा, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो ये न्यूटन साहब का फर्स्ट नियम था। तो गति का पहला नियम आपको यही कहता है कि कोई भी वस्तु है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो क्या है, मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक रहना चाहेगी, जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है भी बात। तो ये था न्यूटन की गति का पहला नियम, समझ में आपको आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं हमने कोई क्रिकेट की बॉल ली और हमने उसको ऐसे फेंक के मारा है, तो वो क्या होती है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी की सरफेस पे क्या है, आगे 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 चलती रहती है। ठीक है, लेकिन वो एक जगह जाके रुक जाती है। वहां पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से वो क्या है, एक जगह जाके रुक जाती है, या फिर सामने की तरफ हवा वगैरह का भी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो ये बॉल है वो आपकी कभी नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि ये मोशन में है। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। यही क्या था, न्यूटन का पहला नियम। मान के चल रहा हूं आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भी, तो न्यूटन का पहला नियम यही है कि कोई भी वस्तु है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो क्या है, मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है भी बात। अब चलते हैं इससे आगे। अब पहली बात है, ये तो हमें पता लग गया कि नियम क्या है। अब बात है ये ऐसी सिचुएशन है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर है किसकी वजह से, है किसकी वजह से, ये होती है उसके अंदर अनिश्चय की वजह से, अनिश्चय जड़त्व की वजह से। ठीक है, ये इसके अंदर किसकी वजह से होता है, जड़त्व की वजह से। पहले बता देता हूं भी, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से देखते हो और लास्ट तक देखोगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया तरीके से। दूसरी बात यह है भी, हमारी क्लासेज की डेकोरेशन कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट भी बढ़िया मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, अगर आप हमारी क्लासेज देख के जाओगे तो।
ठीक है, तो बात है अनिश्चय क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। सबसे पहली बात है, अनिश्चय एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है, गुण है, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है मास की वजह से, ये आता है मास की वजह से, मतलब द्रव्यमान की वजह से। द्रव्यमान की वजह से किसी भी वस्तु के अंदर जड़त्व की क्वालिटी आती है। अब आपको ये तो पता होगा भी मास क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो पीछे की क्लास आप देख के आ सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया है आपको। ठीक है, तो जड़त्व की वजह से क्या होता है, ये सारा होता है न्यूटन का पहला नियम क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहिए, मतलब विराम अवस्था में। अगर कोई गति में है तो वो क्या है, आपकी गति में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये होता क्यों है, ये जड़त्व के गुण के कारण होता है। और जड़त्व का गुण क्या होता है, जड़त्व का गुण होता है एक ऐसी क्वालिटी है जो डिपेंड करता है किस पे, मास पे। ठीक है, अब जड़त्व और मास डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक है। अगर किसी वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा उसमें जड़त्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, किसी वस्तु के अंदर जड़त्व ज्यादा है तो उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं एक हमने क्रिकेट की बॉल ली, ठीक है, और ये मान लेते हैं किसी के सामने फेंकी है मैंने, और उसने अपने हाथों से इसको रोका है, इस बॉल को अपने हाथों से रोका है। ठीक है, उसने इस बॉल को अपने हाथों से रोका है। रोकेगा तो जब क्या होगा, उसके हाथ पे फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स लग रहा है। ठीक है, पहली बात तो यह है, जब मैंने इसको फेंक के मारा है और इसने अपने हाथों से रोकी है, जब इसको फेंक के मारा, पहली बात इसके अंदर मास है। ठीक है, अब मास है मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो इसके अंदर क्या आ गया, जड़त्व आ गया। अब जड़त्व आ गया है, जब सामने वाला बंदा इसको जब पकड़ेगा तो वो क्या होगा, उस मास की वजह से उसके हाथों पे असर होगा। तो ये तो क्या थी, क्रिकेट की बॉल। अब ध्यान से सुनना, दूसरी बात कर रहा हूं। अब है, मान लेते हैं इसके जितने ही आकार का मैंने क्या है, कोई पत्थर का टुकड़ा लिया है, ऐसे इसी शेप में गोलाकार, और ये मैंने फेंक के मारा और इसको कोई बंदा रोक रहा है अपने हाथों से, तो उसके पक्का लगेगी भी हाथों की। ठीक है, ये क्यों लगेगी, वैसे ये इंपल्स वगैरह भी आ जाएगा इसके अंदर, वो भी थोड़ी देर में सीख जाओगे, लेकिन अभी मैं इंपल्स वगैरह नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा द्रव्यमान और अनिश्चय की बात बता रहा हूं। अब क्या है, इसका मास ज्यादा था, इसका मास ज्यादा था तो इसके अंदर क्या है, अनिश्चय भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जब ये रोकेगा ना तो इसको क्या है, बंदे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या फिर ज्यादा चोट भी लग सकती है। यहाँ पे रोक रहा है तो क्या है, आराम से रुक रही है, या ज्यादा उसको फोर्स नहीं लगानी पड़ी है। आराम से क्यों रुकी है, क्योंकि मास क्या है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे आराम से क्यों नहीं रुकी है, क्योंकि मास क्या है, ज्यादा है। तो मास कम है तो अनिश्चय कम है, यहाँ पे मास ज्यादा है तो अनिश्चय भी क्या है, ज्यादा है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो पूरी बात एक साथ लास्ट बार बोल देता हूं, क्या है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है, अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये सारा किसकी वजह से होता है, ये सारा होता है जड़त्व की वजह से। और जड़त्व डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करता है। जिसमें जितना ज्यादा जड़त्व होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा, या मास ज्यादा होगा तो जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और मास जितना कम होगा जड़त्व क्या आ जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ये था न्यूटन साहब का पहला नियम, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी बात अब चलता हूं इससे आगे। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी माइंड में रखना आप, कि जो यहां पे लिखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, काफी बार पूछा गया है, ये माइंड में रखना। ठीक है, जो फोर्स होता है, जो बल होता है, सीख लेंगे अभी वैसे तो थोड़ी देर के बाद में। फोर्स जो बल होता है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो कहां से आई है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आई है। ठीक है, गति के पहले नियम से आई है। किसकी डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन आई है। इसको की पॉइंट को माइंड में रख लेना। तो ये हमें पता लग गया, और जड़त्व का हमें आइडिया पता लग गया। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अब जड़त्व की और आगे बातें करते हैं हम। देखो भी क्या है जड़त्व, मतलब अनिश्चय, मास पे डिपेंड करता है, पता लग गया। जड़त्व, ये जड़त्व होता है, ये 3 टाइप का होता है। जड़त्व हमारा क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, अनिश्चय ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होता है, अनिश्चय ऑफ मोशन। और थर्ड क्या होता है आपका, अनिश्चय ऑफ
डायरेक्शन। इसको क्या बोल देंगे हम? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। इसको हम क्या बोल देंगे? गति का जड़त्व। और इसको हम क्या बोल देंगे? दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व हमारा क्या होता है? 3 टाइप का होता है। ये फर्स्ट वाला है अनिश्चय ऑफ रेस्ट है, ये सेकंड वाला है अनिश्चय ऑफ मोशन है, और ये आपका थर्ड है अनिश्चय ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का जड़त्व। अब इनसे क्या है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, सीधा नहीं पूछता है, एग्जांपल देके क्वेश्चंस पूछता है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, अनिश्चय ऑफ रेस्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिश्चय ऑफ रेस्ट या विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। अभी पहला नियम क्या कह रहा था हमें कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। किसकी वजह से? अनिश्चय, मतलब अनिश्चय की वजह से। अब विराम का जड़त्व क्या कहता है? विराम का जड़त्व यही कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या रेस्ट पे है तो वो आपका क्या है? रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से सीखते हैं। मान लेते हैं आप स्कूल वगैरह में पढ़ के आए हो, जब आपने देखा होगा, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है हमारी तरह, तो सरकारी स्कूल के अंदर क्या होता था? अभी ये बच्चों के बैठने के लिए क्या होती थी? मेट होती थी। ठीक है, ये पूरी मेट होती थी। और इसको जब मान लेते हैं इसके अंदर मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह काफी ज्यादा हो गई है, इसको जब साफ करना होता था तो कैसे करते थे? एक स्टूडेंट इसको यहां से पकड़ता था, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, और इसको क्या है ऐसे मूव करवाते थे चारों साइड से। ठीक है, जब इसको मूव करवाया जा रहा था उस टाइम पे क्या होता था? इसके अंदर क्या हो रहा है? फिर ये धूल के कण है, धूल के कण कहां पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? अनिश्चय ऑफ रेस्ट है। रेस्ट की मतलब अनिश्चय ऑफ रेस्ट की वजह से वो किस पे है? रेस्ट में है, रेस्ट में। लेकिन इन चारों स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? उस दरी को, उस मेट को क्या कर दिया? मोशन दे दिया। मोशन देंगे तो ये दरी तो क्या है? आपकी ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन ये धूल के कण है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की वजह से वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो इसी चक्कर में क्या है? वो धूल के कण तो वहीं पे रह जाएंगे। मान लेते हैं ये मेट है। ठीक है, ये मेट है, इसको जब हिला रहे हैं तो क्या है? इसके अंदर धूल के कण है, धूल के कण तो क्या है? उसी जगह रह जाएंगे, लेकिन मेट क्या है? ऊपर नीचे आएगी, तो धूल के कण उस मेट को छोड़ देंगे और उससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या यूज होता है? अनिश्चय ऑफ रेस्ट यूज होता है। ये आपका क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल था, समझ में आपको पक्का आया होगा। ये हमारा क्या है? पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया है? पता लग गया होगा। आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब मान लेते हैं हम ट्रेन में तो गए होंगे आप लोग, ठीक है, ट्रेन में गए हो। अब ट्रेन मान लेते हैं रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है और ये यहाँ पे आप बैठे हो। ट्रेन क्या है? रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब क्या है? वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी भी क्या है? रेस्ट पे। अब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, आपके अंदर मास होता है, तो उस टाइम के अंदर आपके अंदर क्या है? अनिश्चय ऑफ रेस्ट है। ठीक है बात। अब अनिश्चय ऑफ रेस्ट है, लेकिन क्या है? ट्रेन में जैसे ही गति आएगी या ट्रेन चलना शुरू करेगी, जब ट्रेन एकदम से चलेगी, ट्रेन पहले क्या थी? रेस्ट पे थी। ट्रेन तो क्या है? एकदम से चल रही है, लेकिन आपकी बॉडी क्या है? अनिश्चय ऑफ रेस्ट के कारण क्या करेगी? रेस्ट में रहना पसंद करेगी, विराम में रहना पसंद करेगी। लेकिन क्या है? ट्रेन एकदम से आगे की ओर जा रही है, लेकिन अनिश्चय ऑफ रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है? ट्रेन है मूव कर रही है आगे, आपकी बॉडी रेस्ट पे, तो आपको क्या है? एकदम से पीछे की तरफ क्या है? ऐसे धक्का लगता है, पीछे की तरफ हमें क्या है? धक्का लगता है। किसकी वजह से होता है? अनिश्चय ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो सबने महसूस किया होगा, ये वाला भी, ट्रेन वाला भी, ये दरी वाला भी किया होगा आप लोगों ने। अब मान लेते हैं कोई बाइक है, ये आपकी बाइक है, प्यारी सी बाइक है। ठीक है, इसके ऊपर भी 2 बंदे बैठे हैं। ये ट्राई भी कर सकते हो आप, अभी जाके चाहे। बैठे हैं, ये खड़े नहीं है, 2 बंदे बैठे हैं। अब क्या है? बाइक आपकी आराम से रुकी हुई है, दोनों हैं आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, बैठे हैं एक दूसरे के आगे पीछे। ठीक है, और आपने क्या है? आगे वाला बंदा है वो थोड़ा शरारती था, उसने क्या कर दिया? एकदम बात करते करते क्या है? इस बाइक की क्या है? रेस दे दी है। जैसे ही बाइक की रेस देंगे हम, तो बाइक किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। मतलब किस में आ जाएगी? गति में आ जाएगी। बाइक आ गई है मोशन में, लेकिन आपकी बॉडी क्या थी?
रेस्ट पे थी। अब आपका तो माइंड क्या है, थोड़ा आपने उनके हैंडल वगैरह पकड़ रखा है, तो आपकी बॉडी तो क्या है, थोड़ा कंफर्टेबल होगी। लेकिन ये पीछे वाला जो है आपके साथ में, इसको कोई आइडिया नहीं है, इसकी बॉडी क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे है, इसको कोई आइडिया भी नहीं है। आइडिया नहीं है तो क्या करेगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा ये तो। लेकिन क्या है, आपने जैसे ही बाइक की रेस दी, जैसे ही बाइक की रेस दोगे, ये बंदा क्या है, पीछे गिरने के पूरे पूरे चांस है। किसकी वजह से? क्योंकि ये रेस्ट पे है। अनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसकी जो बॉडी है वो क्या रहना चाहेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी। लेकिन आपने एकदम से उसको क्या है, बाइक को रेस दी है। रेस देने के कारण क्या है, ये बंदा एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगेगा, या ज्यादा रेस दे दोगे तो नीचे गिर भी सकता है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके आगे हैं, हमारे अनिशिया ऑफ रेस्ट के आगे हैं। बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तो भी आपसे पूछेगा, जब एग्जाम्पल ही पूछेगा कि किसकी वजह से होता है, ट्रेन में ट्रेन रुकी हुई है, एकदम से चलती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, किसकी वजह से लगता है, अनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से लगता है। ये मेट है होती है, इसके अंदर धूल के कण है, अलग हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं, अनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो जाते हैं। बाइक के ऊपर कोई भी बंदा है, जब एकदम से बाइक चलती है वो पीछे की तरफ जाता है, क्यों जाता है, अनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से जाता है। मान के चल रहा हूं आप लोगों को तीनों की तीनों बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। चलूंगी इससे आगे, सेकंड पे चलते हैं। हमारा क्या क्या बताया था अभी, अनिशिया ऑफ रेस्ट का हमें पता लग गया। अब हम आते हैं अनिशिया ऑफ मोशन में। तो सेकंड चलते हैं। सेकंड इसका है अनिशिया ऑफ मोशन। अनिशिया ऑफ मोशन हमारा क्या है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, न्यूटन का पहला नियम क्या कह रहा था, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहिए, और कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। अब इस बार क्या है, अनिशिया ऑफ मोशन है। मोशन का मतलब है कोई वस्तु इस बार क्या है, मोशन में। अब मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। पहली बात तो यही है, किसकी वजह से, अनिशिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में रहना चाहेगी। समझ गए भी बात को। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये हमें पता लगा कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये ट्रेन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये ट्रेन है हमारी, ठीक है। ये ट्रेन चल रही है, आप इसके अंदर बैठे हो आराम से, ठीक है। ट्रेन आपकी क्या है, चल रही है, आप इसके अंदर क्या है, बैठे हो। अब ट्रेन क्या है, मोशन में। मान लेते हैं ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन आपकी चल रही है, आप भी इसके अंदर बैठे हो, तो इसके साथ आप भी किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो। जब ये चल रही है तो ट्रेन आपकी क्या है, मोशन में है, और इस ट्रेन के साथ साथ आप भी किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो। सही है बात भी। अब क्या हुआ, एकदम से ट्रेन को क्या लगा दिया, ब्रेक। ट्रेन को क्या लगा दिया, एकदम से ब्रेक। अब जैसे ही ट्रेन को एकदम से ब्रेक लगाएंगे, ट्रेन आपकी क्या है, रुक जाएगी। ट्रेन आपकी क्या है, रुक जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी तो क्या थी, ट्रेन के साथ में मोशन में थी, और आपकी बॉडी किस में रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी। इसी चक्कर में क्या होगा, जब ट्रेन एकदम से रुकेगी तो आपको क्या है, एकदम से आप आगे की तरफ झुकोगे, आपको आगे की तरफ झटका लगेगा। आपको आगे की तरफ झटका क्यों लगेगा, क्योंकि ट्रेन आपकी पहले किस में थी, मोशन में थी, तो वो अपना स्टेट है वो चेंज नहीं करना चाहेगी आपकी बॉडी। समझ पाए हो भी बात को। तो ये आपका क्या है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल वैसे पहले का जैसे ही, ये मान लेते हैं बाइक वाला एग्जाम्पल है, ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल था, इस बार है बाइक वाला। ये तो अभी ट्राई कर सकते हो आप बाइक वाला, लेकिन भी करना मत, चोट लग जाएगी। मान लेते हैं ये बाइक पे, ये बाइक है हमारी, ठीक है। इस पे क्या है, दो बंदे बैठे, और ये बाइक हमारी किस में है, मोशन में। ये बाइक ऐसे नहीं होती है, वैसे ही बनाई है, ये मोशन में है, ठीक है, गति में है, मतलब बाइक आपकी क्या है, चल रही है, और एक आपने पीछे भी बिठा रखा है एक बंदे को। अब बाइक चल रही है, बाइक के साथ साथ आपकी बॉडी भी क्या है, मोशन में है, आपकी बॉडी भी क्या है, मोशन में है। मान लेते हैं एकदम से आगे क्या है, कोई ट्रैफिक वगैरह आ गया, या कोई दूसरी बाइक आ गई है, या कुछ भी आ गया है, तो आपने क्या है, एकदम से बाइक को ब्रेक लगाया। जब आपने बाइक को एकदम से ब्रेक लगाया तो बाइक आपकी क्या है, रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी तो क्या है, आपकी बॉडी तो क्या है, मोशन के अंदर है। ये पहले वाला जो बंदा होता है उसका तो क्या होता है, थोड़ा हैंडल वगैरह पकड़ा होता है, इस चक्कर में उसकी बॉडी क्या है, थोड़ा मैनेज कर लेती है। लेकिन ये पीछे वाला जो बंदा है, एकदम से ब्रेक लगता है तो ये एकदम से आगे की ओर जाता है, मतलब
आगे बैठा होता है उस बंदे के ऐसे एकदम ऊपर जाता है। किसकी वजह से जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में रहना चाहेगी। समझ आया होगा भी? तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला ट्रेंड वाला था, दूसरा आपका मोशन वाला था। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आप में से कोई भी है, मतलब पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो फिजिकल होता है, आपको पता होगा। और फिजिकल करते हैं तो हमारी लंबी कूद भी होती है, ठीक है। वैसे हरियाणा पुलिस में तो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि भी करके आए थे जब, पता है। तो मान लेते हैं ये कोई बंदा है, अब इसको क्या है, मान लेते हैं लंबी कूद कूदनी है, मतलब इसको कूदना है ऐसे, लंबी कूद हो चाहे ऊंची कूद हो, दोनों में उसको क्या है, रन अप लेना पड़ता है। अब पहली बात तो ये है, इसको जंप लगाना है। जब ये जंप लगाता है बंदा, तो ऐसे तो नहीं है कि आप खड़े खड़े जंप लगा दोगे 14-15 फुट का, ऐसे नहीं होएगा। आप इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये पीछे से आएगा और तेज दौड़ के आएगा, एकदम से क्या है, तेज दौड़ के आएगा। पहली बात तो यह है, तेज दौड़ के क्यों आ रहा है, ये चाह रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो इसकी बॉडी के अंदर क्या आ जाए, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाए। जब इसकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा, मतलब ये दौड़ के आएगा तो इसकी बॉडी के अंदर क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसकी बॉडी क्या रहेगी, मोशन में रहना पसंद करेगी। जब ये छलांग लगाएगा एकदम से, तो इसकी बॉडी क्या रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए। तभी क्या है, ये ज्यादा लंबी जंप लगा पाएगा। समझे बात को? तभी क्या होता है, कोई भी लंबी कूद करनी पड़े हमें, तो हम पहले क्या है, रन अप लेते हैं, तो दूर से भाग के आते हैं। क्यों भाग के आते हैं? ताकि हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन बन जाए। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे, ठीक है भी बात। फिर बता देता हूं भी, इन एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूछेगा आपसे कि चलती ट्रेन एकदम से रुकती है, तो कोई भी व्यक्ति है उसको आगे की तरफ धक्का लगता है, क्यों लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लगता है। समझे होंगे बात को? तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ये हमारा सेकंड पॉइंट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब होता क्या है कि कोई भी बॉडी है वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में रहना पसंद करेगी। अब मान लेते हैं आप जा रहे हो बढ़िया से मस्त आराम से, ये सड़क है, इस पे आप जा रहे हो, मान लेते हैं गाड़ी वगैरह में जा रहे हो, तो ये सड़क है, मान लेते हैं ये सड़क है और ये आपकी गाड़ी है, इसके अंदर आप बैठे हो और इसमें आप जा रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आप बढ़िया तरीके से जा रहे हो, मतलब आपकी स्पीड है पूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, लेकिन इतनी करना मत, नहीं तो पक्के ही चले जाओगे। अब क्या हुआ, एकदम से आगे की तरफ क्या है, आपका कोई ऐसे घुमावदार मोड़ आ गया, पूरा ही एकदम से आया। जब ये एकदम से मोड़ आएगा और आपकी स्पीड भी थोड़ी ठीक है, तो उस टाइम में क्या है, जब हम ये मोड़ मोड़ने जाएंगे, या ये कार वाला है, वो गाड़ी वाला है, मोड़ मोड़ने जाएगा, तो उसकी बॉडी है वो क्या होगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। वो इस तरफ क्यों जा रही है, वो जा रही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, तो वो इसी डायरेक्शन में उसकी बॉडी है रहना चाहेगी, लेकिन उसने क्या है, अपनी गाड़ी को इस साइड मोड़ दिया है, तो उसकी बॉडी है इस साइड जाएगी एकदम से, मतलब दूसरी साइड जाएगी। किसकी वजह से जाएगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जाएगी। ये था हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तीनों के तीनों पॉइंट बता दिया भी, इनसे यही एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके, तो ये बढ़िया तरीके से मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, ठीक है भी बात। तो ये था हमारा न्यूटन के पहले नियम में सारी बातें हमें पता लगी है भी, ठीक है। तो ये इनर्शिया क्या होता है, कौन सी क्वालिटी होती है, किसकी वजह से आता है, सारा हमें पता लग गया, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं इससे आगे शुरू करते हैं। तो ये पहला नियम था, पूरा का पूरा हो गया। सेकंड आते हैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। पहला नियम हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं।
दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन साहब ने गति का दूसरा नियम का दिया था। दूसरा नियम आपको कहता है कि मोमेंटम होता है, मोमेंटम जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम संवेग बोलते हैं जिसको हिंदी, अभी सीखेंगे क्या होता है संवेग। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था सेकंड नियम में, आपको ये कहा था मोमेंटम में परिवर्तन की जो दर होती है, मोमेंटम में जो परिवर्तन की दर होती है वो समानुपाती होती है जितनी उस पे फोर्स लगाई जाती है। संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है जितना बल उस पे लगाया जाता है, या अप्लाइड फोर्स की क्या होता है, समानुपाती होती है। ये आपको पता होगा, समानुपाती का सिंबल होता है। तो मोमेंटम में परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, अप्लाइड फोर्स के, जितनी फोर्स लगाई जाती है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। ये था आपका न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है बात भी, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम था, ये तो हमें पता लग गया। चलो अब बात है कि ये मोमेंटम क्या होता है, ये एक नई टर्म आ गई। तो अब हम पहले इन्हीं को सीख के आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में इस नियम पे दोबारा आएंगे। देखो इससे आगे चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। संवेग, संवेग होता क्या है, पहली बात तो है इसका सिंबल है आपका पी। पी इसका क्या है, मोमेंटम का सिंबल है। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अगर किसी वस्तु के मास को और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनकी जो गुणा होती है, वही हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो P बराबर होता है m इंटू में V। m मतलब क्या है, मास मतलब द्रव्यमान, और B आपका क्या है, वेलोसिटी मतलब वेग। तो मास इंटू में वेलोसिटी होता है, वही आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। सही है बात भी। देखो और आगे चलता हूं, अब देखना ध्यान से इसके अंदर। सबसे पहली बात है मोमेंटम क्या होता है, देसी भाषा में बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मोमेंटम ऐसे मान के चलो, मोमेंटम ऐसे मान के चलो कि मान लेते हैं ये मार्कर है, आप सामने बैठे हो, और मान लेते हैं मैंने ये मार्कर है सामने वाले किसी एक स्टूडेंट पे फेंक के मारा, और मैंने इसको बिल्कुल ही धीरे से मारा। धीरे से मारूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, वेग भी क्या होगा, कम होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम होगी, इसका कोई मास तो है, द्रव्यमान है इसके अंदर कोई ना कोई, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, जब मैं इसको फेंक के मारूंगा मतलब मैंने इसको वेग दे दिया, वेलोसिटी दे दी, मास इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, मोमेंटम के लिए क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे मान सकते हो मोमेंटम का मतलब देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हो वैसे कि इसको जब मैं ज्यादा तेज फेंकूंगा तो आपको क्या है, ज्यादा तेज लगेगी, किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से। और धीरे फेंकूंगा तो क्या होगा, आपको धीरे चोट लगेगी, किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से। तो ये थोड़ा मोमेंटम को आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा पता लग गया होगा। तो मोमेंटम वैसे हमारा क्या होता है, m इंटू में v होता है अगर मास को हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेलोसिटी से, तो बराबर आएगा मोमेंटम। समझे होंगे बात को भी। देखो अब देखना ध्यान से, अब मान लेते हैं ये है मार्कर, ठीक है, इसका जो भी मास है वो है, और ये मेरे हाथ में है, उस टाइम पे ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब रुका हुआ है। तो उस टाइम पे इसका मान लेते हैं, इसका अंदर इसका मास, वैसे ही मान रहा हूं मैं कि मैंने मान लिया इसका मास 1 यूनिट है, ठीक है। जब ये मेरे हाथों के अंदर है तो इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया, वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको ये तो पता हो गया, मैंने आपको बताया था, एक तो u के बारे में बताया था और एक v फॉर वैन वाले के बारे में बताया था। ये मैंने बताया था आपका क्या होता है, इनिशियल वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग होता है, और ये मेरा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ये मार्कर मेरे हाथों में है उस टाइम पे मास मैंने मान लिया है 1, ठीक है। और जब शुरू की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में जब ये मेरे हाथों के अंदर है तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी मान ली मैंने इसकी u है, तो उस केस के अंदर इसका जो मोमेंटम होगा वो p1 मान लिया है। तो आपको पता है p1 मेरा क्या हो जाएगा, p1 बराबर आ जाएगा m इंटू में u, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास को वेलोसिटी से गुणा कर दें, और वेलोसिटी तो u है उस टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने क्या है, ये मेरे हाथों में था उस टाइम, ये कंडीशन है, वैसे u यहाँ पे क्या है, 0 है, तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन मैंने जब इसको फेंक के मारा तो इसका मास तो बदलेगा नहीं, आपको पता है मास तो सेम है।
तो इसका वेग है वो मान लेते हैं 0 से कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस टाइम पे यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, P2, और P2 आपको पता क्या होता है, m इंटू में v हो जाएगा। तो मतलब ये m इंटू में v, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, और ये इसका क्या है, शुरू का या इनिशियल मोमेंटम है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है मतलब डेल्टा p, ये मैंने बताया था डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो डेल्टा p आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा p होता है फाइनल मोमेंटम मतलब P2, और माइनस कर दें P1, वही आपका क्या होता है, डेल्टा P होता है। ये वाली टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी कि डेल्टा P क्या होता है। तो डेल्टा P आपका क्या होगा, P2 माइनस में P1, और P2 किसके बराबर था, P2 था आपका m इंटू में v, और P1 किसके बराबर था, m इंटू में u। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सही है बात। थोड़ा और आगे चल रहा हूं। तो डेल्टा P का हमें पता लग गया, डेल्टा P हमारा क्या होता है, P2 माइनस में P1। थोड़ा सुनते रहना भी, लास्ट तक बने रहोगे, आपको पक्का समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। अब इससे आगे चल रहा हूं भी थोड़ा। तो हमें यह पता लगा डेल्टा P हमारा क्या होता है, डेल्टा P हमारा होगा P2 माइनस में P1, या फिर मैंने P2 बोला था mv, और माइनस में P1 क्या हो जाएगा मेरा, mv। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है भी बात। अब लेके आता हूं मैं शुरू से दोबारा उसी को, न्यूटन का सेकंड नियम। ये था, तो न्यूटन का सेकंड नियम ये कह रहा था हमें कि डेल्टा P अपॉन में टाइम में परिवर्तन की, टाइम में कितना चेंज हुआ है, और समानुपाती होता है किसके, जितनी फोर्स लगाई जाती है इसके। तो हमें पता है डेल्टा P अपॉन में T बराबर समानुपाती होगा किसके, ये समानुपाती होगा अप्लाइड फोर्स के। जितनी फोर्स, F मतलब फोर्स है भी, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं, उसके समानुपाती होता है। अब देखना भी ध्यान से यहाँ पे, इसमें डेल्टा P की जगह मैं P2 माइनस में P1 लिख दूं तो शायद कोई नहीं रोकेगा मेरे को। समझ में आपको आया होगा क्यों लिखे, ये इस साइड का आपका F। ठीक है, इस P2 की जगह थोड़ा ऊपर लिखता हूं, या फिर ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब क्या है, इस P2 की जगह मैंने आगे यहां पे सोल्व कर रहा हूं। P2 की जगह, P2 की वैल्यू थी मेरी क्या थी, m इंटू में b, और माइनस P1 की वैल्यू क्या थी, m इंटू में u, और डिवाइड में मेरा क्या पड़ा है t, और ये समानुपाती किसके आ रहा है, f के। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। सही है बात भी, ये भी आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भी ये समानुपाती का सिंबल है। अब देखना ध्यान से, ये मास है और ये भी मास है। उस मार्कर की बात कर रहा था, तो मास तो सेम ही रहेगा। m मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, v माइनस में क्या हो गया u, और बटे में क्या हो गया t, और ये समानुपाती आया किसके, f के। और शायद इस वाले मेहमान से तो आप मिल चुके हो क्या, v माइनस में u, या फिर इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करूं तो इसको ऐसे बोला जा सकता है क्या, m, ये आपको पता है वेग में चेंज हो गया क्या, तो डेल्टा v अपॉन में क्या आ जाएगा t, और समानुपाती है किसके, f के। अब आपको ये पता होगा डेल्टा v अपॉन में t, वेलोसिटी अपॉन में टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी जगह मैं एक्सेलरेशन लिख दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, m इंटू में a, और समानुपाती आया किसके, f के। आपको ये भी पता होगा जब समानुपाती का साइन हटता है, समानुपाती का जब साइन हटता है तो वहां पे कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन इस जगह जो कांस्टेंट आता है वो आपका आता है 1। तो f बराबर m इंटू a बराबर आ गया f। तो f आपका किसके बराबर आ गया, m इंटू में a। यही आपकी क्या होती है, फोर्स की डेफिनेशन होती है। पहले नियम में मैंने बताया था फोर्स की डेफिनेशन कहां से आई है, न्यूटन के पहले नियम से आई है। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट या फिर कंप्लीट तरीके से डिफाइन कहां पे होती है, वो डिफाइन होती है न्यूटन के सेकंड नियम पे डिफाइन हो जाती है। और फोर्स बराबर होता है m इंटू में a। m मतलब मास है, a मतलब एक्सेलरेशन है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। जो भी बताया है आपको समझ में पक्का आया होगा। ठीक है भी बात, स्टार्ट किया था यहां से। न्यूटन का दूसरा नियम इतना ही कहता है, न्यूटन साहब का दूसरा नियम इतना ही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो समानुपाती होती है अप्लाइड फोर्स के, जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है उसके। तो यहां से आया था मेरा डेल्टा P अपॉन में T, या डेल्टा T समानुपाती होता है F के। आगे किस तरीके से सोल्व किया ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये वाला पॉइंट निकाल के लाया हूं कि F बराबर होता है
m इंटू में a। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है भी बात। तो ये हमारा दूसरे नियम से हमें मिल गई है फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन, कंप्लीट तरीके से डिफाइन होगी है यहाँ पे फोर्स किसके बराबर होती है, m इंटू में। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, फोर्स की डेफिनेशन कहां से आती है, तो फोर्स की डेफिनेशन आती है न्यूटन के पहले नियम से। लेकिन फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहां से आती है, न्यूटन के सेकंड नियम से आती है। कंप्लीट तरीके से फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां से आई है, क्योंकि हमें पता लगा फोर्स बराबर होता है m इंटू में a होता है। बात ये भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है भी। अब देखो भी बात, दोबारा आते हैं इस मोमेंटम पे। मोमेंटम का हमें पता लगा, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू में v होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। तो मोमेंटम आपका क्या होता है, m इंटू में v होता है। पहले इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं मोमेंटम की। आपको पता है मास आपका किस में मापा जाता है, केजी में मापा जाता है, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। मात्रक क्या होता है, केजी होता है। वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, वेग आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में मापा जाता है, टाइम आपका सेकंड में मापा जाता है। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, मीटर बटे में सेकंड। तो इसकी जो कंप्लीट यूनिट बनी है किलोग्राम मीटर, या तो ऐसे लिख दूं पर सेकंड, या फिर क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर, या फिर ऐसे लिख दूं सेकंड की पावर 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई रोकने वाला है नहीं आपको। किलोग्राम मीटर और बटे में क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई है, मोमेंटम की यूनिट आ गई है। और कौन सी यूनिट आ गई है, एसआई यूनिट आ गई है। समझे बात को भी। तो संवेग की एसआई यूनिट ये होती है। आगे चलते हैं, इसकी यूनिट बात करते हैं सीजीएस यूनिट। आपको पता है सीजीएस यूनिट में किलोग्राम मतलब ये मास है। एसआई यूनिट में तो किस में वो मापा जाता है, किलोग्राम में, लेकिन सीजीएस यूनिट में किस में मापा जाता है, ग्राम में। ठीक है, ये आपकी क्या था, मीटर दूरी थी। दूरी किस में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, लेकिन टाइम तो आपका सेकंड में। तो ग्राम सेंटीमीटर बटे में सेकंड, या फिर क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर या सेकंड की पावर -1। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, सीजीएस यूनिट आ जाएगी। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोला जाता है। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमें एम, एल और टी चाहिए। एम, एल और टी चाहिए। एम फॉर मास होता है, मास आपका एक बार आया है तो एम की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एल फॉर लेंथ होता है, लेंथ मीटर एक बार आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, पावर 1। टी फॉर टाइम होता है, लेकिन पर सेकंड है तो सेकंड की पावर मतलब टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। ये इसका क्या आ गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ये भी आपको समझ में आया होगा। मोमेंटम जो होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, ये भी आप माइंड में रख लेना। तो ये मोमेंटम की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। मोमेंटम क्या होता है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मोमेंटम होता है। और मोमेंटम में परिवर्तन की दर है वो अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होती है। यही आपका सेकंड नियम था। ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इससे चलता हूं और आगे। अब बात करेंगे हम इम्पल्स। इम्पल्स जिसको बोलते हैं हम आवेग। आवेग, इम्पल्स। आवेग, आवेग क्या होता है भी, सबसे पहली बात इसको दिखाते हैं आई से। आई होता है वो बराबर होता है किसके, डेल्टा पी के। और पी फॉर मोमेंटम। मोमेंटम, और मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलेंगे। ठीक है, संवेग बोलेंगे। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ये आपको बता ही रखा है। चेंज मतलब परिवर्तन होता है। तो मोमेंटम में जितना परिवर्तन आ जाए वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में परिवर्तन होता है वो पता लगा लो कितना है, वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स बराबर किसके है, मोमेंटम में परिवर्तन है। तो जो यूनिट मोमेंटम की होती है, मोमेंटम की यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वही सेम यूनिट किसकी होती है, इम्पल्स की होती है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का होता है वही किसका होता है, इम्पल्स का होता है। क्योंकि दोनों क्या है, कहीं ना कहीं बराबर है, लेकिन ये चेंज है। समझे होंगे बात को। तो ये सारी की सारी बातें, इसकी यूनिट क्या होगी, जो मोमेंटम की यूनिट वही इम्पल्स की यूनिट।
इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, जो मोमेंटम की यूनिट वही इसकी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो मोमेंटम का फॉर्मूला वही इंपल्स का फॉर्मूला होगा। ये आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो बता दो। सही है, इससे आगे चल रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि डेल्टा पी होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम वी माइनस में क्या लिख सकता हूं, एम यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। ये मैथ का रूल होता है, आपको पता होगा, दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सही है बात। अब क्या हो गया, आई बटे में टी आया, आई बटे में टी आया, यहां से मैंने एम कॉमन ले लिया, ये बच गया मेरा वी माइनस में यू, और डिवाइड में क्या है, टी। अब ये आपको पता होगा, आई बटे में टी आया बराबर मेरा एम है, और इस वाली बात को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी में चेंज, और बटे में क्या है, टी, टाइम। सही है बात। और वी बटे में टी होता है, जो आपका v बटे में t होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको आगे लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, i बटे में t है v, i बटे में t बराबर आ जाएगा m इंटू में a आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। थोड़ी देर पहले ही सिखा के आया हूं, m इंटू में a हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये हमारा फाइनल क्या निकल के आया, आई बटे में टी बराबर होता है फोर्स के। ये इसकी क्या है, सेकंड डेफिनेशन आ गई है। और सही तरीके से लिखूं तो आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू में टी होता है, कि हमने कोई भी फोर्स लगाई है किसी वस्तु पे और कितने टाइम के लिए लगाई है उसको मेजर कर लोगे, वही आपका क्या होता है, इंपल्स होता है। समझे होंगे बात को भी, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ गया होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं भी, ताकि कोई आर्ट का स्टूडेंट है वो भी बढ़िया तरीके से समझ पाए, लेकिन क्लास को आपको बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो यहां से मैंने इंपल्स की दो डेफिनेशन बना दी है। इंपल्स बराबर होता है मोमेंटम में चेंज, और इंपल्स बराबर होता है फोर्स इंटू में टी। फोर्स इंटू में टी का मतलब क्या है, किसी वस्तु पे आपने फोर्स लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया वो आप देख लोगे, वही आपका क्या होता है, इंपल्स होता है। तो हमें पता लग गया इंपल्स की कहानी भी सारी क्या होती है। इंपल्स की यूनिट की बात करूं तो इंपल्स की यूनिट की बात करूं, आपको पता है फोर्स, अगर नहीं पता है तो आज से पता रखना। फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में और टाइम को मापा जाता है सेकंड में। तो इंपल्स की यूनिट एक और बन जाती है न्यूटन सेकंड। और वैसे इंपल्स की यूनिट क्या बन जाएगी, ये भी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दे सकता है ऑप्शन में, ये भी दे सकता है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों इसकी यूनिट है, किसकी, इंपल्स की। तो इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, तो ये भी हमें पता लग गया। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, अब काफी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे हम और ज्यादा। अब देखना आप ध्यान से क्या है, हमें पता लग गया मोमेंटम हमारा होता है m इंटू में v, ये पता लग गया। हमें ये पता लग गया फोर्स बराबर होता है m इंटू में, ये पता लग गया। साथ में हमें ये पता लग गया I बराबर होता है डेल्टा p। साथ में हमें ये पता लग गया I बराबर होता है f इंटू में t। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, I बटे में t बराबर होता है फोर्स के। सही है भी बात, ये इतने फॉर्मूले आ गए, ये सारे मैंने बता दिए। अब ये वाली बात आपको पता होगा मैथ से, मैथ आप पढ़ते हो कि बराबर में जब चीजें लिखी होती है ना, ऐसे बराबर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है अगर हम एक्सेलरेशन को इस वाले पॉइंट को, क्योंकि मास तो फिक्स होता है, अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ये आपको पता होगा कि बराबर में चीज लिखी होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरे को भी क्या है, बढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बराबर में लिखा हुआ है। और दूसरी बात m तो क्या है, फिक्स है। समझे होंगे। तो कोई भी चीजें मान लेते हैं ये बराबर ये है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको भी क्या है, बढ़ना पड़ेगा। अगर ये घट रहा है तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है, एक तो ऊपर है लेकिन दूसरा क्या है, एक बटे इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो क्या है ऊपर है, दूसरा क्या है, एक बटे नीचे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दोनों पॉइंट भी आपको
माइंड में रख लेना, पता भी लग गए होंगे। ठीक है बात भी। अब इनसे क्या बता रहा हूं मैं, अब देखना ध्यान से। तो बराबर में कोई चीजें लिखी होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घट जाएगी, लेकिन इनवर्स में लिखी होती है या उल्टी लिखी होती है तो एक बढ़ती है दूसरी कम हो जाएगी। क्या है देखना ध्यान। यहां पे अगर मैं टाइम को कम कर दूं तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा क्या, फोर्स मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ रहा होगा। या फिर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं डेल्टा पी बढ़ा दूं, मोमेंटम में परिवर्तन बढ़ा दूं, तो इंपल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखना भी यहां से एग्जांपल बनते हैं बहुत सारे इन फॉर्मूले से, ये आप माइंड में रखना। अब देखो क्या क्या एग्जांपल बनते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको जब लेके आते हैं तो उसके साइड में क्या होता है, ऐसे भूसा भरा होता है, ये पराली वगैरह सी भरी होती है। क्यों भरी होती है, ताकि वो फूट ना जाए। या फिर हम कोई कांच का सामान लेके आते हैं, कोई भी पैकिंग है और इसके अंदर हम क्या है, कोई कांच वगैरह का सामान लेके आए हैं, तो इसके साइड में क्या होती है, या तो कोई कागज वगैरह या कोई फोम वगैरह या क्या है, कोई ऐसे भूसा वगैरह भरा होता है। क्यों भरा होता है, ताकि वो ये टूट ना जाए, ये टूट ना जाए, इस चक्कर में क्या होता है, ये भरा होता है। ठीक है, अब आज जानते हैं हम इसके पीछे की साइंस क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना भी, सारी बातें ध्यान से देखना, क्या बताऊं मैं। पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं। तो मान लेते हैं हम कोई चीनी मिट्टी के बर्तन लेके आए, तो बर्तन की बात कर रहा हूं, और कौन से वाले हैं, लोहे की ना है, चीनी मिट्टी के बर्तन है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन है। ये मान लेते हैं कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है और इसको हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई बॉक्स है और इसको हम लेके आ रहे हैं, और मान लेते हैं गांव से बिलोंग करते हैं हम जैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई गांव से बिलोंग करते हैं। अब गांव में क्या होता है, आपने आशा ट्रैक्टर तो सुना होगा भी, आपको पता ही होगा। ठीक है, इतने भी मॉडर्न ना है कि आपको आशा ट्रैक्टर का पता ना हो, नहीं पता है तो आप गांव में जाके देखना भी। ठीक है, क्योंकि जब आशा ट्रैक्टर चलता है तो एक गांव से दूसरे गांव तक आवाजें हैं वो जाती रहती है। और दूसरी बात, कोई मेरे जैसा ज्यादा शरीर से तकड़ा इंसान अगर बैठ जाए तो आशा ट्रैक्टर ऐसा होता है, क्या पता भी हड्डियां ही टूट जाएं। ठीक है, क्योंकि जब वो चलता है तो क्या ही बताऊं आपको क्या होता है। ठीक है, तो उस पे आ रहा है वो बंदा। ठीक है, और बैठ भी पीछे गया है, ये पीछे उसके ट्रॉली वगैरह लगी होती है, उस पे बैठ गया। अब जो गांव के हैं उनको तो पता है क्या फीलिंग होती है उसकी, तो वो बैठ गया वहां पे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ट्रैक्टर की सरफेस है पीछे वाली ट्रॉली की, ये ट्रॉली है, इसकी सरफेस है, इस पे बैठ गया और इसने क्या है, इसको मान लेते हैं नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, नीचे रख दिया। या फिर इसके साथ में ही मान लेते हैं कोई कांच का शीशा वगैरह या कोई कांच का फ्रेम लेके आ रहे हैं हम बड़ा सारा। ठीक है, दोनों को एक साथ ही सोच सकते हैं। तो फ्रेम लेके आ रहे हैं, उसको भी मान लेते हैं, ये ट्रॉली वगैरह, उस फ्रेम को इसके ऊपर रखते हैं। अब आपको पता है जैसे ये चलेगा, सीधा सीधा रखा है, कोई अपने कुछ नहीं लगाया, सीधा सीधा रखा है ये कांच के सामान को, या फिर ये मतलब चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसको सीधा रखा है, बॉक्स के अंदर ना है, सीधा है। और जो कांच का हम कोई सामान लेके आ रहे हैं या शीशा वगैरह लेके आ रहे हैं, उसको सीधा रख दिया। अब आपको पता है जैसे ही आपका ट्रैक्टर आशा ट्रैक्टर चलेगा, ये आपका कांच का जो सामान है थोड़ा सा ही जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा। सही है बात। फिर दूसरा केस हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, आपको किसी ने शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी कि भी ये ट्रॉली वगैरह है, इसके नीचे आप ना कोई पराली वगैरह कुछ रख लो पहले। तो आपने क्या कर दिया, ऐसे पराली वगैरह कुछ रख दिया। ठीक है, या कुछ फोम वगैरह, फोम पता होगा आपको, वो रख दिए। इसके ऊपर आपने क्या है, इसको अब रखा है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि आप ये सामान है घर पे सही सलामत ले गए हो। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में वो हाथों हाथ टूट गया था, ब्रेक हो गया था, लेकिन इस वाली सिचुएशन में ब्रेक नहीं हुआ। अब बात है इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या कहती है हमें साइंस। तो अब देखना ध्यान से क्या होती है। देखो भी, इससे सीखना, ध्यान से देखना, पहले ही बता रहा हूं। जब इस सामान को इसके ऊपर रखा हुआ है, इस कांच का कोई भी मटेरियल है, इसको ऊपर रखा हुआ है, जब क्या हुआ, अब मान लेते हैं ये ट्रैक्टर चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो कुछ बीच के अंदर क्या होता है, मतलब ये जंप वगैरह आते हैं। ठीक है, झटके वगैरह लगते हैं। तो क्या होता है, जब इसके ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ है तो वो डायरेक्ट क्या है, सरफेस इसकी कांच की और इस ट्रॉली की सरफेस आपस में टच होगी, टच होगी तो उनके बीच में इंपल्स बनेगा, फोर्स लगेगा, टूट जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसकी सरफेस में गैप है, तो जब क्या है, इसकी सरफेस इसको टच होने को आएगी,
टच करने जाएगी उस टाइम पे क्या है, जो कांच का सामान है वो नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे क्या है, बिल्कुल धीरे 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 नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। अब ये नीचे धीरे धीरे आने का मतलब क्या हो गया है, इस भूसे ने इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, टाइम बढ़ा दिया है। अब सुनना बात, टाइम बढ़ गया है यहाँ पे। अब आते हैं इस एग्जांपल पे, जो मैंने बताया था कि सामने की चीज बढ़ती है तो सामने वाला बढ़ता है, सामने की चीज घटती है, लेकिन ऐसे लिखा होता है ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। अब देखना क्या हुआ था दूसरे केस की, तो वहां पे मैंने क्या कर दिया था, टाइम को कम कर दिया था। अब एक बात देखना, टाइम जब कम होगा, टाइम जब कम होगा, टाइम क्या है, बढ़ गया, अभी कम नहीं हुआ, टाइम क्या है हमारा, बढ़ा है। यहाँ पे आता हूं, टाइम क्या है, क्योंकि ये धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो टाइम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा उसको इसकी सरफेस तक आने पे। टाइम पीरियड क्या है, इंक्रीज हो गया है। अब टाइम पीरियड जब इंक्रीज हो गया है आपका, तो टाइम आपका क्या है, बढ़ गया है। यहां से आपका टाइम क्या है, बढ़ गया। अब एक बात बताओ, जब आपका टाइम बढ़ जाएगा तो ये वाली चीज कम होगी क्या, ये कम होगी तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो जाएगी तो आपका इंपल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंपल्स कम हो जाएगा तो वो चीज है टूटेगी नहीं। समझे हो क्या बात को। तो इंपल्स क्या कर देता है, वो भूसा होता है, वो कम कर देता है। इसकी वजह से आपका जो कांच का जो भी सामान लेके आ रहे थे वो टूटने के चांस क्या है, कम हो जाएंगे। समझे होंगे बात को। वैसे भी सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। कैसे इंटरकनेक्ट है देखना ध्यान से। क्या बोला मैंने, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो क्या होगा, इंपल्स कम होगा, इंपल्स कम होगा तो मोमेंटम में परिवर्तन क्या है, कम होगा, और मोमेंटम में परिवर्तन कम होगा, इसका मतलब ये होता है सामने वाली सरफेस पे कम असर होगा। दोबारा सुनना क्या बोल दिया मैंने, टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी तो इंपल्स कम होगा, इंपल्स कम होगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो सामने वाली सरफेस पे कम असर होगा। अगर इस मार्कर को, मैंने बोला था ना वो पहले, अगर मार्कर को धीरे फेंक के मारूंगा तो धीरे लगेगा, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कम है। अगर इसको मैं तेज फेंक के मारूंगा तेज लगेगा, क्यों, क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया है। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो ये एग्जांपल था आपको। तो कांच और मिट्टी के, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्या है, कोई फोम वगैरह या पराली या अखबार वगैरह में क्या है, ऐसे कवर किया होता है। क्यों कवर किया होता है, ताकि वो जब टकराए उसकी सतह से तो टाइम पीरियड बढ़ जाए, और टाइम पीरियड बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी, इंपल्स कम हो जाएगा, इंपल्स कम हो जाएगा, टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो घर पे सही सलामत आ जाएगा। तो घर पे आपको कुछ कहा नहीं जाएगा, अदरवाइज तो आपको पता है क्या होगा। तो ये आपको पता लग गया होगा। इससे आगे और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब क्या हो गया, इससे आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लेते हैं, दोबारा आते हैं उसी पे, पुलिस वाली बात पे, कि मान लेते हैं आपको पुलिस की तैयारी वगैरह कर रहे हो और आप लगा रहे हो लंबी कूद या ऊंची कूद। आपका मन हुआ, क्या मन हुआ कि मैं तो ना घर के फर्श पे जंप लगाऊंगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन की बात करूंगा अभी। ये मान लेते हैं हमारा घर का फर्श है, पूरा पक्का है फर्श है, और ये क्या है, ऐसे नॉर्मल ग्राउंड वगैरह की, ग्राउंड में क्या है, प्रॉपर बना रखा है। और ग्राउंड में बना होता है, आपको पता होता है, ऐसे मिट्टी को क्या है, पूरा खोदा होता है। मतलब मिट्टी क्या होती है, ऐसे ज्यादा सख्त नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, घर वाला फर्श है। दोनों सिचुएशन को ध्यान से सुनना। मान लेते हैं आप दिल्ली के क्या कर रहे थे, ग्राउंड में जाके ही क्या है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और बढ़िया चल रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना थी। लेकिन एक दिन आपका मन हुआ कि हम तो क्या है, अपने घर के फर्श पे जंप लगाएंगे, और आपने एक ही दिन घर के फर्श पे जंप लगाया। और जब आपको एक ही दिन घर पे फर्श पे जंप लगाया तो थोड़ी देर के बाद में आपको पता है एम्बुलेंस आई और वो आपको लेके गई, क्योंकि आपने अपने पैर है वो तुड़वा लिए। अब दोनों केस के अंदर फर्क क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इस वाले केस की बात करता हूं। इस वाले केस में क्या होता है, ये मिट्टी होती है, ऐसे मतलब क्या होती है, बिल्कुल सख्त नहीं होती है, बिल्कुल ही सख्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सख्त है। अब मिट्टी क्या है, ऐसे मुलायम है, मतलब सॉफ्ट है। अब मिट्टी जब सॉफ्ट है, और ये मान लेते हैं मिट्टी है और ये सॉफ्ट मिट्टी है, ऐसे सॉफ्ट कर रखिए। जब आपने इसके ऊपर छलांग लगाई तो आपके पैर, आपको पता होगा, जमीन में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, और मिट्टी क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट है।
ठीक है। मिट्टी यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट है। जब आपके पैर इस मिट्टी पे जाएंगे तो मिट्टी क्या है, आपके पैरों के साथ थोड़ा नीचे धसेगी, और नीचे धसेगी तो धीरे धीरे आप नीचे जाओगे, धीरे धीरे नीचे जाओगे। इसका मतलब ये हो गया क्या, यहाँ पे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया है। सॉफ्ट मिट्टी ने आपका जो सरफेस पे कांटेक्ट होना था उसका टाइम पीरियड क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी तो इंपल्स कम होगा, और इंपल्स कम होगा तो मोमेंटम में परिवर्तन कम होगा, और मोमेंटम में परिवर्तन कम होगा तो आपकी टांगे है वो टूटेगी नहीं। अब आते हैं दूसरा केस, ये वाला फर्श वाला। अब देखो यहाँ पे छलांग लगाई आपने, यहाँ पे मिट्टी क्या है, पूरी हार्ड है, घर का फर्श, ठीक है। अब यहाँ पे जब छलांग लगाओगे तो यहाँ पे क्या है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब सरफेस से जस्ट में ही कांटेक्ट में आ जाओगे आप, तो सरफेस के कांटेक्ट में आ जाओगे तो टाइम यहाँ पे क्या होगा, लगेगा ही, तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और आपको पता है, क्या पता है कि टाइम अगर कम होगा, ये कम हो रहा है इस बार, टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, और फोर्स ज्यादा होगी तो इंपल्स भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। इंपल्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, मोमेंटम में परिवर्तन भी ज्यादा होगा, और मोमेंटम में परिवर्तन ज्यादा होगा तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, समझे भी बात को। तो ये किन की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इंपल्स कम किया जा रहा है सारे केस में। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको पता होगा, नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्रिकेट की कोई बॉल है, कैच ले रहा है कोई भी खिलाड़ी। जब आपको पता होगा क्रिकेट की बॉल आ रही है सामने से, कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो वो अपने हाथों को क्या करता है, ऐसे नीचे की तरफ लेके जाता है। अब ऐसे तो नहीं लेके जाता भी, उसकी तरफ लेके जाएगा तो हाथों को ज्यादा चोट लगेगी। तो अब क्या है, बॉल उसके हाथों में आती है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा नीचे लेके आता है, नीचे लेके आता है तो बॉल को क्या करता है, देखो यहां थी बॉल लेकिन वो अपने हाथों को नीचे लेके आ रहा है तो बॉल को क्या है, नीचे आके कैच करता है। तो इतने टाइम के अंदर क्या हो गया, उसको टाइम बढ़ा दिया उसने क्या कर दिया, उस बॉल का हाथ के कांटेक्ट में आने वाला टाइम है उसको बढ़ा दिया। और अभी मैंने आपको बताया है कि टाइम बढ़ेगा, इंपल्स आपका क्या होता है, ये होता है। तो टाइम क्या है, उसने बढ़ा दिया है, और टाइम बढ़ गया है भी, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स कम होगा तो इंपल्स कम हो जाएगा, और इंपल्स कम हो जाएगा मोमेंटम कम हो जाएगा, और मोमेंटम कम हो जाएगा हाथों पे चोट है वो कम लगेगी। मान के चल रहा हूं भी सारे के सारे एग्जांपल्स आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है भी बात। तो ये सारे एग्जांपल आप माइंड में रख सकते हो भी, इस क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सारा का सारा हमारा न्यूटन के सेकंड नियम में, इतनी सारी बातें मैंने और बता दी है, सारी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन आएगा वो आपका एग्जाम्पल से ही आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं तीसरा नियम। तो न्यूटन भाई साहब ने तीसरा नियम दिया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। मैंने बताया था भी आपको, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से ध्यान से, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम भी बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। कैसे आसान है, अब मान लेते हैं कि आपने किसी के जोर से ऐसे थप्पड़ लगाया। अब आपको पता है जितना तेज थप्पड़ लगाओगे उतना ही तेज अगले के गालों पे असर होगा, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। तो न्यूटन का उतनी ज्यादा मतलब उसकी गाल है वो लाल हो जाएगी, यही होगा, चाहे देख भी लेना किसी की लगा के। तो न्यूटन साहब यही कहता है कि जितना आप एक्शन करोगे, जितना आप एक्शन करोगे, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको रिएक्शन मिल जाएगा। यही था न्यूटन का तीसरा नियम, बिल्कुल सिंपल सी बात बोली थी। तो जितना एक्शन हम करेंगे उतना ही हमें रिएक्शन क्या है, वापस मिल जाएगा। यही आपका क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम या गति का तीसरा नियम। तो एक्शन जितना होगा उतना ही रिएक्शन क्या है, वापस मिल जाएगा। ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है भी बात समझोगे। और प्रैक्टिकली थोड़ा जाते हैं। अब कैसे, मान लेते हैं ये कोई दीवार है, ठीक है, और आपके हाथ में बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल। आपने क्या किया, इसको ऐसे फेंक के मारे और कैच ले रहे हो, तो
आप मान लेते हैं धीरे धीरे मार रहे हो तो धीरे धीरे बॉल वापस आएगी। क्यों? क्योंकि आप धीरे एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन भी आपको क्या है, धीरे मिलेगा। फिर आपने थोड़ा और फास्ट कर दिया तो बॉल थोड़ी और फास्ट आएगी आपके पास में। फिर आपने मान लेते हो पूरा ही फास्ट कर दिया तो बॉल क्या है, और फास्ट आएगी। वहां पे क्या हो रहा है, जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना रिवर्स आपको क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। यही आपका न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। समझे होंगे बात को। अब इससे एग्जाम्पल कौन से होते हैं, इससे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? जैसे बंदूक का एग्जाम्पल हो सकता है। आपको पता होगा, आपको तो नहीं पता होगा, खैर जब आप जॉब लग जाओगे, पुलिस में जाओगे या आर्मी में जाओगे तब पता लगेगा कि बंदूक होती है। अब बंदूक है, मान लेते हैं बंदूक है, बंदूक से जब फायर किया जाता है तो जितना ये आगे की तरफ फायर, जितना आगे की तरफ जाएगा बंदूक भी क्या है, उतना ही वेग आएगी। ठीक है, जितना बंदूक में से जो फायर मतलब गोली जाएगी वो जितना फास्ट जाएगी, मतलब वो एक्शन हो गया, तो उतना ही रिवर्स क्या होगा, रिएक्शन मिलेगा। तो बंदूक है वो कंधों पे उतना ही जोर से लगती है। ये न्यूटन का तीसरे नियम पे आधारित हो गया। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कोई बर्ड है, पक्षी है, आपको पता होगा ये पक्षी है, समझ लेना, ज्यादा ड्राइंग आती नहीं, फीलिंग ले लेना कि पक्षी है। अब पक्षी ऐसे अपने पर हिलाते हैं। अब आपको ये पता होगा, वैसे पता नहीं है, देख सकते हो आप, पता तो कैसे लगेगा पक्षी होने। तो जितना पक्षी क्या करेगा, पर ऐसे हिलाएगा, उतना ही वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ जितना एक्शन कर रहा है उतना ही उसको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से हो रहा है। मान लेते हैं कोई तैराक है, तैरने वाला बंदा। अब तैराक है, वो क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है। पानी में तैरेगा तो ऐसे अपने हाथ हिलाएगा, तो वो क्या है, जितना फास्ट अपने हाथ हिलाएगा उतना ही फास्ट क्या है, वो आगे की तरफ जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम है। समझे होंगे बात को? ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात को भी? ठीक है। या फिर इसी का एक एग्जांपल बनता है, मान लेते हैं कोई बोट है, ये पानी, ये कोई बोट है। बोट मतलब कोई छोटी जहाज वगैरह। इसके एक किनारे से आपने जंप लगाया। जब जंप लगाओगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो आप जंप जितना लगाओगे ऊपर आगे की तरफ जाओगे, और बोट है वो क्या है, उतना ही नीचे की तरफ जाएगी। न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। बाकी मेन बात न्यूटन का तीसरा नियम कहना क्या चाह रहा है, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको रिएक्शन मिल जाएगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम था। तो भी पूरी क्लास बढ़िया तरीके से मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करी है भी। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। जब भी मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, मान के चल रहा हूं। किसी को कम समझ में आए तो दोबारा से देख लेना भी। फिर बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये भी बता रहा हूं आपको, हमारी क्लास की थोड़ी डेकोरेशन कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट में भी कोई कमी ना होगी। ठीक है, वो आप पेपर दे के आओगे, आपको रियल में पता लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे हम। और दूसरी बात है, क्लास अगर आपको बढ़िया लगती है तो आप लाइक किया करोगे, कमेंट भी कर दिया करोगे, शेयर भी कर ही दिया करो। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।